तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी आरएचएस बीएससी नर्सिंग 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आरएचएस बीएससी नर्सिंग 2023 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप कुमार, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग तेजार अलवर। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, जो कि एग्ज़ाम से पहले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वन बाय वन करके पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो देखो इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले तो इसमें क्या है, 100 क्वेश्चन होंगे जैसा कि आपको पता है, और समय होगा आपका 2 घंटे का। ठीक है, ऊपर आपको इसमें नामांकन लिख लेना है। इसमें पहला जो इंस्ट्रक्शंस है आपका वो है, परीक्षार्थी सबसे पहले अपनी जो प्रश्न पत्र है इस पर अपना रोल नंबर जरूर लिखिए। ठीक है, और सभी प्रश्न जो करने हैं वो कंपलसरी हैं। तीसरा है, प्रश्न पत्र में बराबर अंक वाले कुल मतलब 100। इसका मतलब है इसमें केवल 100 क्वेश्चन हैं जो कि 100 मार्क्स हैं। ठीक है, इसमें क्या 4 विकल्प दिए हैं ABCD, जो कि क्या है, जो आंसर सही है उसको OMR शीट में एक मतलब पेन से बॉल पॉइंट पेन से उसको रंगना है। उस जो गोले को ABCD जो भी गोला है उसको रंगना है। ठीक है, इसमें क्या है, फिर नेक्स्ट है, एक से अधिक उत्तर देंगे। जो OMR है उसमें एक से अधिक जब उत्तरों पर हम टिक लगा देंगे तो उसका प्रश्न को मतलब एक भी उसका नंबर नहीं दिया जाएगा। चाहे आपका क्वेश्चन सही हो चाहे गलत हो, उसका कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, किसी प्रश्न में अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में अंतर होने पर जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है वो ही सही माना जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इंग्लिश वाला जो है ना वो सही माना जाएगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो कोई बात नहीं, हिंदी में करो और थोड़ा बहुत इंग्लिश की तरफ भी ध्यान देना। ठीक है, जहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन हो उसमें आपको इंग्लिश की तरफ ध्यान देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, OMR शीट को सही ढंग से एवं सतर्कता से भरें। परीक्षार्थी द्वारा OMR शीट के खराब हो जाने पर किसी भी सूरत में से नहीं बदला जाएगा। जैसे कि कोई आपको OMR शीट मिलेगी, उसमें क्या है, अगर कोई भी गलती होती है ना तो ये नहीं, जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में तो आपको क्या है, कोई गलती होगी तो सेकंड कॉपी दे दी जाएगी, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें फिक्स आती हैं। इसमें क्या है, अगर आपको कोई गलती होगी ना तो आपको फिर समझो आपका सिस्टम ख़राब हो चुका। ठीक है, नेक्स्ट है, परीक्षार्थी परीक्षा पूर्ण होने से पहले OMR शीट को जो वहाँ पर जो क्या बोले इनविजिलेटर जो बैठा होता है उसको सौंप देना होता है। और प्रश्न पत्र पुस्तिका अपने साथ ले आए, यानी जो आंसर शीट है वो आपको इनविजिलेटर के पास सौंप देनी होती है, और जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको खुद ले आना होता है। हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, तो पहला है, EM दूरसंचार प्रणाली में तरंगे हैं। ठीक है, तो इसमें सीधी बात है, इसमें कोई ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है नहीं। इसमें क्या है, सूक्ष्म तरंगें यानी कि माइक्रोवेव्स होती हैं, जो कि क्या होती हैं, EM दूरसंचार प्रणाली में होती हैं। नेक्स्ट है आपका जो K है वो है किसके इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, ये आपको दे रखा है वैल्यू। इसमें बताया कि इसकी इकाई क्या होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे आपको सबसे पहले इसमें यूज करना होगा जो आपका कूलम नियम है वो यूज करना होगा। कैसे, जैसे आपको पता है F बराबर क्या होता है, K(Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है आपका। ठीक है, इसमें अब K की वैल्यू K निकालेंगे हम बाहर, तो K बराबर क्या हो गया, F R² अपॉन Q1 और Q2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो बल की, त्रिज्या की और जो आवेश है उसकी जब हम इकाई निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, और जब कूलम को हम कूलम स्क्वायर, ये है बटे में है, इसके बटे में नहीं है ये। ठीक है, इसको ये कूलम स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो आवेश है, इस पर जो चार्ज लगा है वो हो जाएगा नेगेटिव में, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका B नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका।
ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ऊंचाई एच वी। ठीक है, ऊंचाई क्या है, एच है, एक टीवी टावर है कोई, ठीक है, उससे टीवी प्रसारण की अधिकतम दूरी किसके लिए अनुपातिक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा ये मेरे को नहीं पता, पर क्या है इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं, जो कि फॉर्मूला है डी बराबर √2RH। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें क्या है, जब हम जो डी है ये किसके इक्वल में है, सॉरी एक सेकेंड, ये किसके प्रोपोर्शनल है डी, इसमें देखा जाए तो √H के, क्योंकि 2 और R ये तो हो जाएंगे कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या इसके इक्वल हो गया √H के। ठीक है, तो इसमें 2 जो है वो, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है, यानी कि ये उसका हो जाएगा H½ ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। ये तो आपको पता ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻³ जूल। ठीक है, इसके बराबर ये होता है, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर का इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वां क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश के वेग को बदलकर बदला जा सकता है। इसमें क्या, जो निर्वात है उसमें प्रकाश की चाल होती है, उसको प्रकाश के जो वेग है या प्रकाश की जो चाल है उसको बदलकर किस चीज़ को बदला जा सकता है। देखो, आपकी जो फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति है वो कांस्टेंट रहेगी, और जो आपका आयाम है वो भी कांस्टेंट रहेगा, और वेव लेंथ है यानी तरंग दैर्ध्य है वो भी आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनको किसी को भी नहीं बदला जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पदार्थ तरंगों की तरंग दैर्ध्य स्वतंत्र होती है। जो पदार्थ तरंग है उनकी तरंग दैर्ध्य किसके स्वतंत्र होती है, किसके बराबर होती है। तो इसका आपका एक फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, आपने पढ़ा होगा डी ब्रोगली जो समीकरण होता है वो क्या होता है, लैम्ब्डा बराबर H/mv। ठीक है, ये होता है आपका, क्योंकि P बराबर क्या होता है, संवेग, mv होता है आपका, एक सेकंड देखो, लैम्ब्डा बराबर क्या होता है, H/mv होता है। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है, mv होता है आपका संवेग। तो इसमें क्या हो जाएगा, λ/H/mv की जगह इसको क्या रख देंगे, P की वैल्यू को हम रख देंगे, तो ये हो गया H/P। लैम्ब्डा बराबर क्या हो गया, H/P। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आवेश, क्योंकि ये किसके, देखो द्रव्यमान के इक्वल है नहीं, वेग के इक्वल है नहीं, संवेग के इक्वल है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आवेग नहीं, आवेश इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें निम्नलिखित विकल्पों में से किसको ऊष्मा तरंग कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका सीधी बात है, इंफ्रारेड जो आपकी वेव होती हैं उनको क्या कहते हैं, ऊष्मा तरंग इनको कहते हैं। अब छेद या होल क्या है, 8वां क्वेश्चन आपका छेद या होल क्या है। तो आपने पढ़ा होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन है जो सहसंयोजक बंद होता है आपका जो, तो उसको जब कोई इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एक स्पेस बन जाता है, तो उसी स्पेस को क्या कहते हैं, हम होल कहते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसमें देखो कहाँ है ये टॉपिक, ये सेंटेंस कहाँ है, ये रहा बी नंबर पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये तो आपको पता ही है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, आपकी अनंत होती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध का आयाम। विद्युत प्रतिरोध का आयाम, एक सेकंड इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, ये देखो आपको पता है, एक सेकंड, ये लो, आर बराबर क्या होता है आपका, B/I होता है। ठीक है, और B बराबर क्या होता है, फिर W/Q होता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, विद्युत प्रतिरोध पूछा है, तो इसमें B की वैल्यू का पुट कर देंगे हम R वाली में, तो R बराबर क्या होगा, B की जगह क्या रख देंगे, W/Q, फिर बटे में क्या आ जाएगी आपकी I है, ये I आएगी, तो I को जब सॉल्व करेंगे तो I ऊपर चली जाएगी, तो ये समीकरण कुछ ऐसे बन जाएगा। तो इसकी जब वैल्यू W की यानी वर्ग की और इनकी जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा R बराबर
L2 T-3 और A-2, ये आपका हो जाएगा। तो ये देखो ये समीकरण इसमें कहाँ है, ये आपका ये रहा डी नंबर पर। कौन से पे? डी नंबर पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कांच से हवा में जाने पर प्रकाश का क्रांतिक कोण न्यूनतम कितना न्यूनतम होता है? तो उसके लिए कौन सा जो कलर है वो होता है? उसके लिए आपका बैंगनी कलर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक छड़चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो अनुभव करती है। तो चुंबकीय जो गुण पढ़े होंगे आपने, चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? शायद 5वें नंबर का ये चैप्टर है। तो उसमें आपने क्या है, चुंबकीय गुण पढ़े होंगे। ठीक है। तो इन चुंबकीय गुणों में आपने पढ़ा होगा कि जब एक चुंबक है उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या अनुभव करती है? वो सीधी बात है आपकी, एक तो आपका जो टॉर्क है यानी आघूर्ण बल है वो अनुभव करती है, वो बल अनुभव नहीं करती है। ठीक है। क्या करती है? टॉर्क अनुभव करती है और बल अनुभव नहीं करती है। क्यों नहीं करती? इसका रीजन भी तो होगा। इसका रीजन ये है कि जो दोनों पोल हैं, एक चुंबक है उसके आपको पता है 2 पोल्स होते हैं। एक चुंबक है कोई, इसको आपको पता है एन और एस 2 पोल होते हैं। ठीक है। तो इन दोनों पर क्या है, बराबर पर अपोजिट फोर्स लगता है। फोर्स तो क्या होगा? इक्वल होगा क्वांटिटी में, बट क्या है, अपोजिट है। ठीक है। तो इसलिए इस पर क्या होगा, आपका एक तो टॉर्क लगेगा और बल नहीं लगेगा। उस पर केवल बल आघूर्ण लगेगा या केवल आघूर्ण लगेगा, उस पर बल नहीं लगेगा। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर का आंसर। नेक्स्ट है आपका 13वां क्वेश्चन, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई की समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है? एक परमाणु द्रव्यमान है उसकी इकाई के समतुल्य ऊर्जा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर डी नंबर का। ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर का आंसर हो जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14वां क्वेश्चन, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न होती है। ठीक है। तो इसमें आपका एक समीकरण पढ़ा होगा आपने, एक सेकंड, आपने एक समीकरण पढ़ा होगा कि E जो है किसके इक्वल होता है? 1/r³ के इक्वल। ठीक है। E होता है 1/, अरे यार, E होता है 1/r³ के इक्वल होता है E। ठीक है। तो जब R है, अभी आपने पढ़ा, अभी बताया मैंने आपके लिए कि जैसे ही ये R है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जो घात लगी हुई है इस पर वो क्या आ जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो E के बराबर क्या हो जाएगा? r-q। ठीक है। r-q इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ये आंसर कहाँ है? डी नंबर पर यह आपका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ये है, इनको क्या करना है? मैच करना है एक दूसरे से। तो देखो टीवी सिग्नल बैंडविड्थ, ठीक है, ये इसकी क्या है, कितने मेगा हर्ट्ज की होती है? ठीक है। तो इसमें क्या है आपका 6 मेगा हर्ट्ज की होती है टीवी सिग्नल बैंडविड्थ। ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्पीच सिग्नल बैंडविड्थ, ये कितनी होती है? ये होती है आपकी ये वाली, एक सेकंड, ये टीवी वाले की कितनी हो गई? एक पर हो गई ये स्पीच सिग्नल बैंडविड्थ होती है आपकी 2800 हर्ट्ज। ठीक है। ये आपकी होगी। वीडियो सिग्नल बैंडविड्थ ये भी तो है, तो इसकी क्या होगी? 4.2 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। नेक्स्ट है संगीत सिग्नल बैंडविड्थ, तो ये कितनी होती है? एक ही बचा है तो इसकी होगी 20 किलोहर्ट्ज। ठीक है। तो ये आंसर कहाँ है? ये आंसर ये रहा सी नंबर पर। ठीक है। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन आपका, एसी में वोल्टेज और करंट के बीच चरण अंतर परिपथ। क्या? चरण अंतर परिपथ, इसमें केवल प्रतिरोध होता है। नहीं, ये नहीं कह रहा प्रतिरोध, केवल प्रतिरोध होता है, पर मतलब इसका कौन सा क्वेश्चन है कि एसी में वोल्टेज और करंट के बीच चरण परिपथ जो केवल प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? ये होता है आपका शून्य। ठीक है। क्या होता है आपका? ये शून्य होता है आपका। नेक्स्ट है आपका 17वां क्वेश्चन, ये जो म्यू है, म्यू एक क्या बोलते हैं इसे, एक यूनिट है एक तरीके से। म्यू जो आवृत्ति के फोटोन का संवेग होता है। म्यू आवृत्ति का कोई फोटोन है, उसका क्या देखना है आपको? संवेग देखना है।
तो वो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा बी नंबर का। ये आपका सीधा सीधा समीकरण है, इसको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। आपकी जो बुक है उसमें आपका सीधा सीधा समीकरण दे रखा है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका आगमनात्मक, ठीक है, प्रतिघात का विमीय सूत्र। तो इसको क्या है निकालना पड़ता है, पर इससे निकालने से बेटर है आप इसको ज़्यादा सीधा याद रख लो, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा जाता है, क्या इम्पोर्टेंट है। एक अभी जो ऊपर वाला है वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप सीधा सीधा याद रख सकते हो। कौन सा हो जाएगा फिर इसका हो जाएगा आपका ML2 T-2 और A-2, ठीक है। आपका हो जाएगा सी नंबर का, ठीक है, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं मोडेम। एक उपकरण है जो किस पर कार्य करता है। मोडेम क्या है, जो कंप्यूटर वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह है, ये क्या कंप्यूटर लैपटॉप तो नहीं, खैर कंप्यूटर और बड़ी डिवाइस में यूज़ किया जाता है। तो इसका काम होता है जो वेव होती है ना, आती जाती जो वेव है उनका क्या करता है, मॉड्यूलेशन भी करता है और डिमॉड्यूलेशन भी करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का आपका, ए और बी, यानी मॉड्यूलेशन भी करता है और डिमॉड्यूलेशन भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 20वां क्वेश्चन, बोरोन को सिलिकॉन में अशुद्धता के रूप में जोड़ा जाए तो परिणामी सामग्री है। तो सीधी बात है, कौन सी होगी आपकी, पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं, पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपकी एक ट्रांसफर काम करता है, ये ट्रांसफर्स होते हैं ना आपके, वो किस पर काम करता है। तो ये जो ट्रांसफर है एक, वो काम करता है आपका एसी पर। किस पर, एसी पर आपका जो ट्रांसफर है वो काम करता है। काफ़ी जगह आपको कंफ्यूज हो सकता है कि एसी पर करता है, डीसी पर करता है, दोनों पर करता है, पर इसका क्या हो जाएगा, केवल एसी पर करता है ये काम, ठीक है। नेक्स्ट आपका 22वां, इसमें क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका उपयोग प्रसार विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें किसका किया जा सकता है, इसमें किया जाता है त्वरित चार्ज का। आपका मतलब ये किस टॉपिक में, आपके फर्स्ट चैप्टर में है फिजिक्स के, उसमें सीधा दिया हुआ है, उसमें 3 स्टेप्स दिए हुए हैं उसके, त्वरित चार्ज, स्थिर चार्ज, गतिज चार्ज, ऐसे करके 3 स्टेप्स हैं। तो इस वाले में विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करने में किसका किया जाता है, एक त्वरित चार्ज का किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, इसमें क्या है कि किलोवाट किसकी इकाई है, ये तो आपको पता ही है, किसकी इकाई है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट, ठीक है। अब पीएन संधि द्विध्रुव में अवक्षय परत में शामिल होते हैं। जो पीएन संधि जो डाइपोल्स हैं उनमें क्या क्या शामिल होते हैं, अवक्षय परत में क्या शामिल होते हैं आपके, तो आपको पता ही है, स्थिरायन इसमें शामिल होते हैं। क्या होते हैं इसमें स्थिरायन, कौन कौन से आयन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये आपके स्थिरायन शामिल होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका एक 12 वाट के प्रकाश बल्ब से कनेक्ट करने पर स्टेप डाउन ट्रांसफर का जो आउटपुट है वो कितना दे रखा है इसमें, 24 वाट मापा जाता है, ठीक है। तो इसमें पीक करंट की वैल्यू निकालनी है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें, पीक करंट की। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड। ये देखो आपको क्या दे रखा है, पावर आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, पावर 12, ठीक है। वोल्टेज आपको दे रखा है कितना, 24 वोल्ट, ठीक है। आपको फिर निकालना क्या है, तो सूत्र है, फॉर्मूला है, P बराबर VI होता है, आपने पढ़ा होगा। इसमें P की वैल्यू दे रखी, B की वैल्यू दे रखी, तो 12 बराबर 24 इंटू I, तो IRMS बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 एम्पियर, ठीक है। ये आपको हो गया I बराबर 0.5 एम्पियर। अब आपने पढ़ा होगा I0 बराबर क्या होता है, √2 इंटू IRMS, तो √0 बराबर वही 0.5 इंटू √2, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, I0 बराबर 1/√2 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये देखो आपका आंसर कहाँ है, 1/√2, तो आपका आंसर ये रहा 1/√2, ठीक है। तो 25वें का क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु से बोहर मॉडल में किसका परिमाणीकरण किया जाता है, ठीक है।
हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में किसका परमाणुकरण किया जाता है? ये आपका किया जाता है किसका? इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का। किसका किया जाता है? इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का किया जाता है। ठीक है, आपका सीधी एक आगे भी शायद एक क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। ठीक है, नहीं, हाँ, इसको सॉल्व कर। इसमें एक क्वेश्चन है आपका, जो बोर जो मॉडल है उसके के 3 वे हैं, उसमें से शायद सेकंड नंबर का है ये सेकंड नंबर का कोणीय संवेग वाला है। तो इसमें क्या है, एक फॉर्मूला है उसका, MbR बराबर NH/2π, NH/2π, ये आपका फॉर्मूला है उसका। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक प्रयोग में तीव्रता विकिरण पर निर्भर है? ठीक है, आपका ये मतलब इसकी जो लैंग्वेज है ना, बस आपको मतलब आता सब कुछ है आपके लिए, आपको भी, बट प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि आप इसकी जो लैंग्वेज होती है ना इस एग्ज़ाम की, जो कंपटीशन एग्ज़ाम, इसकी नहीं, जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम है आपको आता सब कुछ है, बस उसकी लैंग्वेज ही आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। ठीक है, जिससे आपका क्या है, अटेंशन खराब हो सकता है। ये तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक प्रयोग में तीव्रता विकिरण पर निर्भर करता है? तो आपका क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। ये तो भाई इसको क्या ही सॉल्व करेंगे, ये तो आपको सीधी सीधी रटने ही पड़ेंगे ये चीज़ तो। ठीक है, नेक्स्ट, निर्वात में एक्स किरणों की गामा किरणों पर गति का अनुपात क्या है? तो क्या है इसका अनुपात? 1 से कम होता है इसका अनुपात। ठीक है, ये हो गया आपका 1 से कम, 1 से कम होता है इसका अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्रांसफर के सिद्धांत पर, हाँ, ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाहे नीट हो चाहे नर्सिंग। इसमें क्या है कि ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपके शायद बोर्ड के एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो बताओ ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफर करता है पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर, यानी म्यूचुअल इंडक्शन, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का। ठीक है, ये आपकी NCERT में एक प्रॉपर लाइन लिखी हुई है, वहाँ पे इसे जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ज़्यादातर बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हाइड्रोजन बम है वो तो क्या है, ब्लास्ट होता है। तो ब्लास्ट होता है तो क्या होना चाहिए? परमाणुओं का विखंडन होना चाहिए। ठीक है, बट इसमें उल्टा है उसका, इसमें परमाणु विखंडन नहीं, इसमें परमाणु संलयन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम में क्या होता है? परमाणु संलयन होता है, नॉट विखंडन। अरे यार ये क्या हो रहा है? अरे तो इसमें क्या होता है? परमाणु संलयन होता है, नॉट परमाणु विखंडन। ठीक है, नेक्स्ट, चुंबकीय द्विध्रुवों पर नति कोण, हाँ, ये 2-3 तरह के कोण है। एक तो चुंबकीय द्विध्रुवों का केवल कोण होता है, वो अलग चीज़ है, और नति कोण अलग। तो इसमें नति कोण कितना होता है चुंबकीय द्विध्रुवों पर? इसका आपका नति कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, नति कोण कितना होता है इसका? 90 डिग्री। और एक और कोण है, क्या नाम है उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, पर उसका होता है 30, उसका क्या होता है? 30 होता है उसका, बट इसका क्या है? इसका 90 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो लाइन आपके घर को सड़क से बिजली की आपूर्ति खींचती है, तो नॉर्मल सी बात है, तो आपको पता ही होगी। तो क्या है? 220 वोल्टेज, औसत वोल्टेज है। ठीक है, और 50 हर्ट्ज, और क्या है? 50 HZ है। ठीक है, 50 हर्ट्ज है। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देने का कारण, हाँ, ये क्वेश्चन है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी है, किस चीज़ की प्रॉपर्टी है ये बताओ। ये है आपकी प्रकाश का बिखराव। ठीक है, प्रकाश का बिखराव इस चीज़ की क्या है? प्रॉपर्टी है। ये सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। और अब आप नेक्स्ट मेरे को कमेंट में ये चीज़ बताना, ये आपने ये तो पता चल गया आपको, रक्ताभ, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना किसका कारण है? प्रकाश का बिखराव। अब मेरे को बताना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय तो 2 मिनट पहले, और सूर्यास्त के समय सूर्य 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई देता है? इसका रीजन क्या है वो आप मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम
केमिस्ट्री और बायोलॉजी को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जुड़ना ना भूलें, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना, जिससे आपको क्या है नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें और आपको नेक्स्ट जो आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो भी आपको सॉल्व हो जाए, आपका यानी पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाए। और आपके लिए नेक्स्ट जो 2024 और 2025 ये भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर हैं और अगली वीडियो में मैं उनका भी सॉल्यूशन करा दूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो इस पेपर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पेपर की, ये वाली जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ इस पीडीएफ को, ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना पीडीएफ, या फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।